हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद अभी में। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 4, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोरेज। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, कैसे हम किसी मेडिकल को या किसी भी भंडारण को कैसे मैनेज करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। स्टोरेज कंडीशन का मतलब लाइक सिरप है तो किस टेम्परेचर में रखना चाहिए, टैबलेट है तो किस टेम्परेचर में वो रहती है, कैप्सूल है तो किस टेम्परेचर में रहता है, इन सब के बारे में। और कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म होती हैं, क्या स्टोरेज होता है, कौन कौन से मेथड्स ऑफ स्टोरेज होते हैं, उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन, हम वितरण किस तरीके से दवाइयों का करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंटेनिंग कोल्ड चेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोरेज क्या होता है। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक इज इक्वल टू दवाओं का भंडार। ठीक है, जहां पे क्या हो, दवाओं का भंडारण हो, उसको मैनेज करना। मैनेजमेंट का मतलब किसी भी चीज को मैनेज करना ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। किसको मैनेज करेंगे आप, दवाई के भंडारण को मैनेज करेंगे। तो दवा विक्रेताओं को डिमांड और सप्लाई के अनुसार स्टॉक रखना होता है। जितने भी तुम्हारे मेडिसिन के होलसेलर होते हैं या रिटेलर होते हैं, उनको डिमांड और सप्लाई के अनुसार क्या करना पड़ता है, अपने स्टॉक को प्रॉपर मेंटेन रखना होता है। इसका उद्देश्य भविष्य की जरूरत को पूरा करना होता है। ठीक है, स्टॉक लेवल को नियंत्रित रखना भी इसका कार्य होता है। कब और कितना ऑर्डर करना है यह भी तय करना ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोरेज का वर्क होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ग्राहकों की मांग को जल्दी पूरा करना। जो भी तुम्हारे कस्टमर्स हैं उनकी मांग को क्या करोगे, तो जल्दी से अगर पूरा करोगे तो कस्टमर तुम्हारे पास ही बार बार आएगा। अगला क्या है, कम से कम निवेश में स्टॉक को रखना। मतलब निवेश का मतलब ऑलरेडी स्टॉक में रखना होता है दवाई को। मार्केट की जरूरत के अनुसार दवाओं का वितरण करना। ठीक है, जो भी मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से ही हम चीजें रखें तो ज्यादा अच्छी सेलिंग होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारी कोई एक छोटी सी दुकान है और यहाँ पे सबसे ज्यादा तुम्हारी पैरासीटामोल दवाई बेचती है। अब तुम पैरासीटामोल दवाई ना रख के अब तुमने रखी है ट्रामाडोल या मान लो फीवर की कोई और दवा रखी है, तो लोगों की डिमांड किस में ज्यादा है, पैरासीटामोल में। क्या वो इन दवाओं को लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, बहुत कम लेके जाएंगे। ठीक है, तो जिसकी भी डिमांड है ना, जो मार्केट की जरूरत है उसके हिसाब से आपको दवाई ज्यादा रखनी चाहिए। उसके बाद चोरी, खराबी, एक्सपायरी से नुकसान कम करना। अगर दवा तुम मार्केट के अकॉर्डिंग रखोगे तो ना ही आपकी दवा चोरी होगी, ना ही दवा जल्दी खराब होगी, ना ही एक्सपायर होगी, तो नुकसान तुम्हारा क्या होगा, कम होगा। ये इसका मेन उद्देश्य होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। अगला, बदलते बाजार में है ना, जो तुम्हारा मार्केट बदल रहा है, प्रतिशत बनाए रखना होता है। जैसे मार्केट जो डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग तुमको सामान रखना चाहिए। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेज जान लेते हैं। क्या एडवांटेज है, दवा सप्लाई लगातार बनी रहती है ना, तुम्हें खाली नहीं बैठना होता, लगातार तुम्हारे पास कस्टमर आते रहेंगे अगर तुम उनके अकॉर्डिंग क्या करोगे, अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करोगे तो। ठीक है, अपना भंडारण उनके अकॉर्डिंग रखो, मार्केट के अकॉर्डिंग, तो तुमको लगातार सप्लाई आती जाती रहेगी। नुकसान से बच जाते हो, एक्सपायरी, डैमेज से, और मतलब खराब चीजें होने का कम चांसेस होते हैं इसमें। खरीद लागत कम होती है।
तो खरीद की लागत है वो क्या सी होती है, कम होती है। डुप्लीकेट ऑर्डर से बचाव, जो भी तुम्हें डुप्लीकेट ऑर्डर होता है उससे तुम्हारा बचाव रहता है। नुकसान क्या होता है, महंगा और जटिल सिस्टम है। भाई तुमको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में माल मंगाना पड़ेगा, तो महंगा भी है और उसको फिर तुम्हें मैनेज करना है, कौन से स्टोर में कितना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारी एक होलसेल की दुकान है और तुम क्या करते हो, जगह जगह अपने प्रोडक्ट को बेचते हो। अगर तुमने क्या किया, ज्यादा सामान मंगा लिया, तो तुम दिन भर इसी चीज में कंफ्यूज रहोगे कि हम ये माल किसको दें और किसको ना दें। अगर माल कम मंगाओगे तो डिमांड अगर ज्यादा हुई तो तुम किसको माल दोगे, किसको नहीं दोगे। अगर तुमने मान लो किसी एक दुकानदार को माल दे दिया, वो टाइम पे दूसरे दुकानदार को तुमने नहीं दे पाया, तो लोग क्या करेंगे, तुमसे अपना जो संबंध होगा वो तोड़ देंगे। ठीक है। प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता होती है। जो भी तुम्हारा स्टाफ हो, कैसा हो, कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। अगला, बाजार बदलाव से नुकसान हो सकता है। अगर मान लो मार्केट आज पीसीएम की डिमांड ज्यादा है, तो कल हो सकता है $0 एसपी की डिमांड ज्यादा हो, तो मार्केट में जो बदलाव आता है उससे नुकसान हो सकता है आपको। ये तुम्हारा हानियां होती हैं। अगला क्या है, स्टोरेज कंडीशन। देखो स्टोरेज कंडीशन कुछ नहीं है, बहुत सी जो ड्रग या मेडिसिन ऐसी होती हैं जिन्हें अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग वातावरण की आवश्यकता होती है, जिन्हें अलग अलग वातावरण में रखना चाहिए। जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं जो रूम टेम्परेचर पे ही रह लेती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ फ्रिज में रखी जाती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सनलाइट में भी रख दो तो नुकसान नहीं होता है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको थोड़ी सी ही धूप पड़े तो वो दवाइयाँ खराब हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम रूम टेम्परेचर जान लेते हैं। तो रूम टेम्परेचर क्या होता है, तो जो नॉर्मली से रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अधिकांश दवाइयाँ इसी तापमान में रखी जाती हैं, ज्यादातर दवाइयाँ इसी तापमान में रखी जाती हैं। ठीक है। अधिकांश फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को के तापमान रूम टेम्परेचर को 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच परिभाषित किया गया है। एपीआई को इसी तापमान के रूप में रखा जाता है। एपीआई क्या होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको इसी तापमान में रखा जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा मोस्ट कॉमन जो मेडिसिन होती है उनका जो एनवायरनमेंट होता है, उनका जो कंडीशन होती है, वो किस कंडीशन को ऑब्जर्व करती है, वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस को ऑब्जर्व कर लेती हैं। अगला है तुम्हारा कोल्ड स्टोरेज। ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं जो कोल्ड स्टोरेज में रहती है, ठंडे में रहना पसंद करती हैं, जिनका टेम्परेचर क्या होता है 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक, वो इतना ही टेम्परेचर ऑब्जर्व करती हैं। अगर इससे का मतलब ज्यादा हो गया, जैसे 8 से 9 हो गया, तो वो चीज खराब हो जाती है। जैसे तुम्हारी वैक्सीन हो गई है ना, इंसुलिन हो गई, तो ये क्या, ये ठंडे टेम्परेचर में रहना पसंद करती हैं। जैसे कभी भी आप कुत्ते काटे का इंजेक्शन लगवाने गए हो, डॉग वाइट या रेबीज का इंजेक्शन लगवाने गए हो, तो आपने देखा होगा वो जो डॉग वाइट का इंजेक्शन होता है वो हमेशा फ्रिज में रहता है। या कभी आपके चोट लगी हो, आपने टीटी का इंजेक्शन लगवाया हो, तो देखा टीटी का इंजेक्शन हमेशा किस में रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखा जाता है। तो कोल्ड स्टोरेज की स्थिति को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के 20 तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें हम टीके, सीरप, वैक्सीन और ज्यादातर शेड्यूल पी की दवाइयों को रखते हैं। ठीक है। इसमें कोल्ड स्टोरेज में ज्यादातर हम किसको रखते हैं, टीके को, सीरप को, वैक्सीन को, और ज्यादातर शेड्यूल पी में जितनी भी दवाई आती हैं वो इस स्टोरेज को पसंद करते हैं। किसको, 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगला क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज। एक होता है कोल्ड स्टोरेज, दूसरा होता है कोल्ड स्टोरेज। कुछ ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं जो सिर्फ ये तो कोल्ड स्टोरेज में रहती हैं, और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कोल्ड स्टोरेज में थोड़े से ठंडे वातावरण में ही रह लेती हैं, जिसका कितना रेशियो होता है, 8 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कुछ विशेष दवाइयों के लिए होता है। इस कंडीशन को 8 से 15 डिग्री सेल्सियस के 20 तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है। इस तापमान में एंटीबायोटिक्स कौन सी आती हैं, एंटीबायोटिक्स आती हैं, हार्मोन व अन्य दवाइयों को रखा जाता है।
किसमें? कोल्ड स्टोरेज में। किसमें? कोल्ड स्टोरेज में। और कोल्ड स्टोरेज में किसको रखते हैं हम? सीरा हो गया, टीका हो गया, वैक्सीन हो गया, है ना, इंसुलिन हो गया, शेड्यूल पी की दवाइयां होगी, उनको हम रखते हैं। लेकिन कोल्ड स्टोरेज में किसको रखते हैं? एंटीबायोटिक्स को रखते हैं और हार्मोन को रखते हैं। ऐसी चीजों को हम इसमें रखते हैं। तीसरी जो तुम्हारी कंडीशन होती है उसको बोलते हैं फ्रिज स्टोरेज। क्या बोलते हैं? फ्रिज स्टोरेज। इसका तापमान कितना होता है? -4 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इस स्थिति को -4 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में परिभाषित किया गया है। बहुत सी ऐसी स्नैक बाइट हो गया, इंजेक्शन, वो भी तुम्हारे फ्रिज स्टोरेज में ही रखे जाते हैं। ठीक है। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट डोजेस फॉर्म स्टोरेज। इसी को हम बोलते हैं मेथड ऑफ स्टोरेज, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ स्टोरेज भी बोलते हैं। जैसे टैबलेट स्लैश कैप्सूल कैसी जगह में रहता है? ठंडी सूखी जगह और प्रकाश और नमी से बचकर रहते हैं। कहाँ रहेंगे? ठंडी और सूखी जगह पर रहेंगे और प्रकाश और नमी से इनको बचाया जाता है। अगर कैप्सूल को हल्का सा भी मॉइस्चराइजर में रख दो या हल्की भी नमी होगी तो जैसे तुम कैप्सूल को छुओगे तो वो तुरंत ही आपके हाथ में चिपक जाएगा। तो इनको कहाँ, टैबलेट और कैप्सूल को कहाँ पे रखना चाहिए? ठंडी और सूखी जगह पे रखना चाहिए। अगला इमल्शन की बात करें तो इमल्शन को कहाँ रखते हैं? गर्मी और ठंड फिर से बचाएं। जो इमल्शन रहते हैं उनको गर्मी से भी बचाना पड़ता है, हमको ठंड से भी बचाना पड़ता है, तो इसको रूम टेम्परेचर पे हम रखते हैं। अगला है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या है? तो फ्रिज में ना रखें कभी भी। सस्पेंशन को कहाँ ना रखें? फ्रिज में ना रखें। 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में भी इसको नहीं रखा जाता है। ठीक है। अगला ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या है? बंद कंटेनर में रखते हैं। मतलब कहने का मतलब होता है उसको कभी भी ऑइंटमेंट को एकदम टाइट और सील पैक रखते हैं और इसे गर्मी से भी हम क्या करते हैं? ऑइंटमेंट को दूर रखते हैं। अगला है सिरप। तो सिरप को हम क्या करते हैं? ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस ठंडी और अंधेरी जगह पे रखते हैं। किसको? सिरप को। अगर सिरप को नेक भी सनलाइट अगर लगेगी तो क्या होगा? सिरप जल्दी खराब हो जाता है। ओरल ड्रॉप्स हो गया तो इनको 30 डिग्री सेल्सियस से कम में रखा जाता है, जितने भी तुम्हारे ओरल ड्रॉप्स आते हैं। अब हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वितरण करना क्या होता है। दवाओं को मरीज, मतलब जो तुम्हारे इन पेशेंट और आउट पेशेंट होते हैं, उन तक पहुंचाना और अस्पतालों में जहां जहां दवाइयों की आवश्यकता है वहां तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, वितरण करना कहलाता है। अब हम किसको किसको दवा का वितरण करते हैं? एक तो हम इंडोर पेशेंट को करते हैं, दूसरा आउटडोर पेशेंट को हम दवा बांटते हैं। इंडोर का मतलब जो आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया पेशेंट उसको दवा देते हैं, और जो तुम्हारे यहाँ एम्बुलेटरी पेशेंट जो अपने पैरों पे आते हैं और दवा लेके चले जाते हैं उनको हम बोलते हैं ओपीडी पेशेंट। उनको हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं दवाओं का। तो इन पेशेंट क्या है? अस्पताल में भर्ती मरीज को दवा देना, मतलब जो अस्पताल में क्या हो गया, एडमिट हो गया, उनको दवा देना, और जो बाहरी मरीज होते हैं आए दवा लिए चले गए उनको देना। एग्जाम्पल उदाहरण क्या है? जैसे ऑपरेशन थिएटर, जो पेशेंट कहाँ से आया? ऑपरेशन थिएटर से आया, उनको दवा देना, ब्लड बैंक वालों को देना, एक्सरे वालों को देना, इन पेशेंट और आउट पेशेंट को दवा का वितरण करना, ये क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अगला क्या है? मेंटेनिंग कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन मेंटेनिंग क्या है? सी श्रृंखला क्या होती है? तापमान नियंत्रित प्रणाली जो दवाओं स्लैश वैक्सीन को सुरक्षित रखती है। जो कोल्ड स्टोरेज होती है वो क्या करती है? जो दवाओं को और वैक्सीनों को क्या करती है? सुरक्षित रखती है। जहां जहां दवाओं की आवश्यकता हो वहां पर उसके वातावरण को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस प्रदान करना। जैसे वैक्सीन की जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पर स्टोर किया जा रहा है या डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वहां पर वातावरण की पोटेंसी को मेंटेन करना ही मेंटेनिंग कोल्ड चेन कहलाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जहां जहां दवाई तुम्हारी बन रही है उसका वातावरण कितना होना चाहिए? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस प्रदान करना चाहिए। और जहां वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो जहां पे स्टोर की जा रही हैं या डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, तो वहां का वातावरण की पोटेंसी को मेंटेन करना
ठीक है, जहाँ पे भी तुम दवा बना रहे हो, बांट रहे हो, है ना, या तुम स्टोर कर रहे हो, कि वहां के एनवायरनमेंट को क्या करना, मेंटेन करना ही मेंटेनिंग कोल्ड चेन कहलाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इसका महत्व क्या क्या होता है, वैक्सीन कम इंसुलिन आदि तापमान के प्रति संवेदनशील होती हैं, है ना। जैसे वैक्सीन होगी, इंसुलिन होगी, अगर इनको जैसे तुम गर्मी में लाओ क्या हो जाएंगी, ये खराब हो जाएंगी। तो ये कैसे तापमान संवेदनशील होता है, मतलब उसी जो एनवायरनमेंट उनको चाहिए उन्हीं एनवायरनमेंट में उनको मेंटेन करके रखा जाता है। गलत तापमान से दवा बेअसर हो जाती है, मतलब गलत तापमान से क्या हो जाएगी, दवा जो होगी तुम्हारी बेअसर हो जाएगी। वैसे अगर जो चीज है ठंडे टेम्परेचर में रहना पसंद कर रही है, तो उसको ठंडे टेम्परेचर में अगर नहीं रखोगे तो कैसी हो जाएंगी, इसका कोई भी इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर नहीं रहेगा। अगला क्या है, कोल्ड चेन इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आता है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर, इसको हम फ्रिज के नाम से जानते हैं। अगला होता है कोल्ड बॉक्स, तुमने देखो पोलियो ड्रॉप वाले, जो आपको पोलियो ड्रॉप कभी पिलाने आए हो तो वो एक डब्बा लटका के चलते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं कोल्ड बॉक्स। एक होता है आइस पैक, कभी भी तुम वैक्सीन लगवाने गए हो, टीकाकरण अपना कराने गए हो, तो वहां पे देखते हो एक आइस पैक बना के रखा जाता है, उसके बीच में इंजेक्शन वगैरह को रखा जाता है। ये मतलब एक बोतल टाइप की होती है, उसमें क्या है, बर्फ जमा दी जाती है, उसी को हम आइस पैक बोलते हैं। अगला वैक्सीन कैरियर, है ना, थर्मोमीटर हो गया, ठीक है, थर्मोमीटर मतलब जो टेम्परेचर को बताता है। वैक्सीन कैरियर होगा जैसे कि हमारा वही कोल्ड स्टोरेज वाले इक्विपमेंट। अगला है फार्मासिस्ट की भूमिका क्या होती है, दवाओं का सही भंडारण सुनिश्चित करना, ये फार्मासिस्ट की सबसे पहली भूमिका है। नियमों का पालन करवाना, जो भी नियम है उनका पालन करवाना, ये भी फार्मासिस्ट की भूमिका है। एसओपी बनाना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब कोई भी चीज हम किस तरीके से उसका उपयोग करेंगे, तो इस चीज को बनाना। अगला तापमान की नियमित जांच करना, जो भी तापमान है उसकी क्या है, थर्मामीटर के थ्रू उनमें जांच कर ली इतना तापमान है, अगर ज्यादा या कम हुआ तो इंजेक्शन हमारा कैसा हो सकता है, खराब हो सकता है। खराब उपकरण की रिपोर्ट करना, जो भी तुम्हारे इक्विपमेंट है जो खराब हो गए उन उपकरणों को क्या करोगे, तुम रिपोर्ट करोगे। अगला है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर, क्या है अगला, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर तो आपको पता ही होगा क्या होता है। तो वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, रेफ्रिजरेटर की। इसका तापमान कितना होता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक। इसके प्रकार कौन से होते हैं, 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रिक, ठीक है, जो तुम्हारी लाइट से चलता है, दूसरा होता है गैस, ठीक है, ये गैस से चलता है। अगला क्या है, वैक्सीन स्टोरेज की टिप्स क्या क्या होती है, भीड़ ना करें, ठीक है, ओवर क्राउडिंग होगी तो वहां गर्मी हो सकती है, खराब हो जाएगा। हवा का सर्कुलेशन होना चाहिए, जो भी तुम्हारी एयर है उसका प्रॉपर पास होना चाहिए। दवा बार बार ना खोलना, अगर कोई भी दवा है ना, उसको बार बार नहीं खोलना चाहिए। अब देखो 2 टाइप के तुम्हारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, एक तो होता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, इसको ILR के नाम से भी जानते हैं। ये डेफिनेशन कभी कभार 1 नंबर में पूछी जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है ILR की। तो ILR क्या होता है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, दूसरा होता है WIC, ठीक है, मतलब वाल्क इन कोल्ड रूम, है ना, लोग चलते चलते नहीं जो अपना बताया पोलियो का डब्बा टांगे रहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती है ILR की, तो देखो अंदर आइस लाइन होती है, इसके अंदर क्या होती है, आइस लाइन, आइस लाइनिंग होती है। जैसे कहने का मतलब वही हमने तुमको बताया, एक बोतल को में बर्फ जमा लो, ठीक है, इसमें आइस लाइनिंग होती है। अगला बिजली जाने पर भी ठंडा बना रहता है, अगर बाई चांस लाइट चली गई तब भी तुम्हारा फ्रिज काफी देर तक ठंडा रह सकता है। तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है इसका, ठीक है। यह एक प्रकार का रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज होता है, जिसमें ज्यादा फंक्शन होते हैं। इसमें आइस पैक को रखा जाता है, इसमें किसको रखते हैं, आइस पैक को रखते हैं। और वाल कोल्ड रूम में क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये बड़ा कोल्ड स्टोरेज होता है, इसका तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। अगला क्या है,
बल्क स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है, ज्यादा जहाँ पे बहुत ज्यादा ढेर होता है उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला, यह एक प्रकार का स्टोरेज कंडीशन है जिसे हम एयर कंडीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर बना होता है। इसका वातावरण कांस्टेंट होता है। इसको हम कहीं लेके, जैसे कि क्या लोग अपने घर पे क्या लगवा लेते हैं, एसी लगवा लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाल्क इन कूल रूम बोलते हैं, WIC। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करो। ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम फिर से एक नई वीडियो बना के डाल देंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।